तो इस बार हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे लिखें। चलिए देखते हैं। तो प्लेन्स स्पेसेस टॉपिक है। इसमें हमको पढ़ना है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे लिखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स क्या है प्लेन्स के, इक्वेशन के, और और भी क्या, एंगल बिटवीन द प्लेन्स जैसे हम लोग लाइन के केस में पढ़े थे, वैसे ही यहाँ भी एंगल बिटवीन द लाइंस, फिर कंडीशंस निकालेंगे कि अगर पैरेलल दो प्लेन्स है तो उनके लिए क्या कंडीशन होगा, परपेंडिकुलर होंगे तो ये क्या कंडीशन होगा। जैसे हम लोग लाइन के केस में पढ़े थे कि कोई किसी पॉइंट का किसी लाइन पे पुट अ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट कितना होगा, वैसे ही सेम प्लेन में भी होगा कि अगर मान लेता हूँ मैं कोई पॉइंट दिया है तो पुट अ परपेंडिकुलर अगर मैं प्लेन पे ड्रॉ करता हूँ तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये भी हम लोग पढ़े। ठीक है। डिस्टेंस क्या होगा इस पॉइंट का इस प्लेन से, ये भी पढ़ने वाले हैं। और दो पैरेलल प्लेन दिया हुआ हो तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। एक तीसरी पॉइंट ये लास्ट पॉइंट है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू लाइंस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे लिखते हैं। तो ध्यान दीजिए, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्री डायमेंशन में अगर हम लोग निकालते थे, इक्वेशन ऑफ लाइन की मैं बात करूं, इक्वेशन ऑफ लाइन इन थ्री डायमेंशन, तो हम किस तरह से लिखते थे। तो हमने वहां देखा था कि या तो मुझे एक पॉइंट मिल जाए और डायरेक्शन मिल जाए तो मैं इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख दूंगा, या फिर दो पॉइंट्स मिल जाए तो भी मैं इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकता हूँ। कैसे? क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन निकालूंगा, दो पॉइंट से डायरेक्शन कोसाइन निकाल लूंगा। तो हमको ये पता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते वक्त एक पॉइंट चाहिए और एक डायरेक्शन चाहिए। सेम केस अगर मैं देखूं प्लेन के केस में, तो प्लेन के केस में थोड़ा आपको ये डायरेक्शन के जगह पे क्या है, एक नॉर्मल वेक्टर होता है, या कह लीजिए नॉर्मल, या ये नॉर्मल होता है। ठीक है, इसमें डायरेक्शन ना देके क्या दिया रहता है, नॉर्मल दिया रहता है और एक पॉइंट दिया रहता है। तो प्लेन का इक्वेशन लिखना होगा तो एटलीस्ट एक पॉइंट दिया होगा और एक नॉर्मल का डायरेक्शन दिया होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि कोई पॉइंट P, कोई पॉइंट A है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। जैसे मैं मान लेता हूँ कि कोई प्लेन है जिसमें एक पॉइंट P है, P नहीं मान के चलता हूँ मैं, A है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। इसका मतलब क्या है कि प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है और इसके नॉर्मल का डायरेक्शन दिया है, वेक्टर n दिया हुआ है कि ए आई कैप, बी जे कैप और सी के कैप। और कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, ए बी सी। भाई आई जे के कैप क्या बता रहा है कि किस एक्स कंपोनेंट को बता रहा है कि ये एक्स डायरेक्शन में है या वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। तो वैसे ही ये बी सी अगर कॉमा से मैं सेपरेट करता हूँ तो ये भी डायरेक्शन को ही बताएगा। तो ये दोनों वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर मैं कहूँ कि ये नॉर्मल वेक्टर है प्लेन का और एक पॉइंट ए से पास हो रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, भी किसी भी स्ट्रक्चर का अगर मुझे लिखना हो, किसी भी कर्व का इक्वेशन लिखना होता तो हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट पी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, एक्स वाई जेड वाला। तो P इंट्रोड्यूस किया हमने, P जिसका कोऑर्डिनेट R माना हूँ, R बेसिकली क्या है, एक्स वाई जेड है। ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं मैं R1 यूज करूंगा थ्रू आउट 3D तो उसका मतलब है क्या, कि x1 y1 z1। और अगर मैं R यूज कर रहा हूँ उसका मतलब क्या है, एक्स वाई जेड। ऐसे ही अगर मैं R2 यूज करता हूँ तो उसका क्या मतलब है, x2 y2 z2। ऐसे ही R3 यूज करता हूँ तो उसका क्या मतलब है, x3 y3 z। ठीक है। अब ये x2 y2 z2 x2 y2 z2 जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको ऐसे भी लिख सकता है ना, x2 y कैप y2 j कैप z2 k कैप। ये तो समझने वाली बात थी। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही मैं पॉइंट P इंट्रोड्यूस किया तो मैं A को P से मिलाता हूँ। अच्छा, क्यों मैं पॉइंट P इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि मुझे लोकस लिखना है किसका, इस पॉइंट P का। तो जैसे ही मैं पॉइंट P किया मुझे मिला एक वेक्टर AP। और ये क्या है बोलिए, ये प्लेन में है। दूसरा वेक्टर क्या है, नॉर्मल है प्लेन के। तो हमको पता है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। तो एपी वेक्टर डॉट एन वेक्टर क्या हो जाएगा, जीरो। और एपी वेक्टर है क्या, तो बेसिकली एक वेक्टर क्या है, एपी वेक्टर क्या है, तो यहाँ मैं निकाला हूँ। अब ध्यान दीजिए, ए डिनोट कर रहा है एक पॉइंट को, पी डिनोट कर रहा है एक पॉइंट को। ठीक है।
अगर मैं कहूँ कि ये वेक्टर को भी डिनोट करता है R1, तो वो किस वेक्टर को डिनोट करेगा? तो पोजीशन वेक्टर को। O से जब मैं इस पॉइंट को मिलाता हूँ, तो जो वेक्टर बनता है वही क्या है? R1 वेक्टर है। O से मैं अगर P को मिलाता हूँ, तो वो क्या बनता है? R वेक्टर बनता है। ये तब तक पॉइंट को डिनोट कर रहा है जब तक हम लोग कह रहे हैं कि ये पॉइंट को डिनोट कर रहा है। अगर कहेंगे कि हाँ ये वेक्टर को डिनोट कर रहा है, तो हम क्या समझेंगे कि ओरिजिन से इसको क्या किया, ये पोजीशन वेक्टर है बेसिकली। ठीक है, ओरिजिन से इसको मिला दिया गया। तो अगर मुझे एपी वेक्टर निकालना है तो क्या हो जाएगा, ओपी माइनस ओए, और ओपी है कितना, तो वेक्टर आर है। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि ओपी वेक्टर क्या है, वेक्टर आर है। ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, तो आर हो गया, माइनस ओए कितना है, R1 वेक्टर। ये हो गया हमारे पास एपी। तो एपी हमने कैलकुलेट किया और यहाँ पे रख दिया आर माइनस R1। और एन कैप क्या है, तो ये नॉर्मल है। नॉर्मल को दिया हुआ है कि ये ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल। अब नॉर्मल में ये ए बी सी क्या है, इसी को कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल कुछ लोग कहते हैं, या सीधे सीधे समझिए नॉर्मल दिया हुआ। अब क्या है, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, दो वेक्टर R1 भी नोन है, एन वेक्टर भी नोन है, नॉर्मल वेक्टर भी पता है। इनका डॉट प्रोडक्ट जो भी होगा एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ऐसा ही है ना, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स पता है। तो मैं आर माइनस के साथ क्लब करके इसको एक नया कांस्टेंट स्केलर इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ डी, और इसके जगह पर मैं डी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब हमको क्या पता है, ये आर, ये हो गया आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब आर वेक्टर है क्या, बेसिकली तो है एक्स आई। आर वेक्टर है क्या, आर वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, यही तो है, यही है ना। इसी को हम लोग, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं एक्स वाई जेड कंपोनेंट वाइज। और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है हमको किसके साथ, एन वेक्टर के साथ। तो कितना आ जाएगा भाई, एक्स वाला एक्स कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई वाला वाई कंपोनेंट के साथ, जेड वाला जेड कंपोनेंट के साथ। तो हम मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। और इसी को कहते हैं जनरल इक्वेशन। क्या कहते हैं बोलिए, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या कहते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। अब समझते हैं कि अगर ऐसे लिखा होगा तो इसका क्या मतलब। अगर जनरल ये इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, इसमें एक कंडीशन ये है कि ए बी सी की वैल्यू साइमल्टेनियसली 0 नहीं होनी चाहिए। अगर मान लेता हूं मैं ए बी सी साइमल्टेनियसली 0 हो गया, तो डी को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्लेन प्लेन का इक्वेशन नहीं होगा ना, क्योंकि कम से कम एक ए बी सी में से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। अगर तीनों जीरो एक साथ हो गए तब तो ये प्लेन ही नहीं होगा। तो इन तीनों को या तो मैं अलग अलग लिखूं कि ए जीरो नहीं होना चाहिए, बी जीरो नहीं होना चाहिए, सी जीरो नहीं होना चाहिए, या मैं इन तीनों को क्लब कर दिया एक साथ। कैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है कि स्क्वायर का सम जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हुआ तो इंडिविजुअल सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। ये इसका क्या मतलब है कि इंडिविजुअल सारे जीरो नहीं होने चाहिए। एक कोई सी या बी जीरो हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ए बी सी तीनों जीरो नहीं होना चाहिए। अब ए बी सी है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल, ये कंपोनेंट कह लीजिए नॉर्मल के एक्स एक्स वाई जेड में ये दिखा हुआ। इक्वेशन ऑफ प्लेन हमने देखी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ा था कि एक पॉइंट दिया हो और डायरेक्शन दिया होगा। तो हमने एक पॉइंट दिया था और डायरेक्शन दिया था, तो आसानी से हम लोग लिख लेते थे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सेम सेम तरीके से हम लोग क्या किए कि अगर पर प्लेन का नॉर्मल वेक्टर दिया है और एक पॉइंट दिया है, तो नॉर्मल वेक्टर का क्या है, यही तो है ए बी सी, और पॉइंट दिया है उसी से पास करा देंगे तो डी निकल जाएगा। तो हमने लिख लिया क्या, प्लेन का इक्वेशन अगर पॉइंट दिया हो और नॉर्मल दिया हो। अब ध्यान देते हैं, हम लोग ये भी जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन अगर दो पॉइंट से पास होता हो वो कैसे निकालेंगे। सिमिलरली अगर हम लोगों को ये पता करना हो, अगर हम लोगों को ये पता करना हो कि इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा अगर तीन पॉइंट दिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा अगर तीन पॉइंट दिए हो, तो ध्यान दीजिए मैं क्या करने वाला हूँ कि ये ए बी सी तीन पॉइंट दिए हो। अच्छा, R1 R2 R3 का मतलब मैं पहले ही समझा दिया था कि R1 मतलब क्या, X1 Y1 Z1। R2 मतलब क्या, X2 Y2 Z2। R3 मतलब क्या,
x3 y3 z3, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है। अभी इतना बड़ा इसमें लिखना पॉसिबल नहीं है ना, तो इसलिए मैं r1 r2 r3 r क्या है, x y z स्टैंडर्ड है समझ से। तो अब इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखना है पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। अब पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी पॉइंट्स दिया है, ए बी और सी। तो अगर मुझे लिखना है इससे पास होता हुआ प्लेन, ध्यान दीजिए, हमें तो एक पॉइंट पता होना चाहिए था और नॉर्मल वेक्टर। तो इससे क्या हम लोग नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, ए से बी को मिला दिया और ए से फिर सी को मिला दिया। आप चाहें तो बी को ए से मिला के और बी को सी से मिला के, हमारा काम क्या है कि एक वेक्टर, जैसे मान लेता हूँ ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तो अगर इसका नॉर्मल वेक्टर निकालना है तो क्या निकालूंगा, जैसे मान लेता हूँ मैं वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वही तो नॉर्मल वेक्टर होगा, बताइए। तो किसी भी दो पॉइंट्स को मिला देंगे, किसी जैसे किसी एक पॉइंट से क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे और उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, ए से बी को मिला रहा हूँ, एक ए को ही सी से मिला रहा हूँ। आप चाहें तो सी को ए से मिला लीजिए और सी को बी से मिला लीजिए, और जो वेक्टर बनेगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल टू द प्लेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए, इस प्लेन के नॉर्मल हो जाएगा। और जैसे ही नॉर्मल वेक्टर मिल गया मुझे, अब मुझे क्या चाहिए, एपी वेक्टर चाहिए। या अगर डायरेक्ट चाहे तो कोई लिख सकता है, नॉर्मल वेक्टर मिल गया तो क्या हो जाएगा, प्लेन का इक्वेशन। अगर नॉर्मल ए बी सी है तो ये हो जाएगा प्लेन का इक्वेशन सी जेड। इतना तो पता है। अब डी हमको निकालना है, तो डी इज इक्वल टू करके जीरो कर देंगे। जैसे अगर मान लेता हूँ मैं नॉर्मल ए बी सी आया हमने सॉल्व करने के बाद, तो क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। क्योंकि इन जनरल जो प्लेन का इक्वेशन है उसमें क्या है, जो नॉर्मल वेक्टर है वो मल्टीप्लाइड है कंपोनेंट वाइज एक्स वाई जेड में। सिर्फ डी ही कैलकुलेट करना है हमको। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी एक पॉइंट से पास करा देंगे। वैसे इसको समझाने के लिए मैं ये लिखा हूँ कि ध्यान दीजिए, मैं क्या किया, बी को ए से मिला दिया, सी को ए से मिला दिया, तो मेरे पास एक नॉर्मल वेक्टर वेक्टर ए बी क्रॉस ए सी आएगा, जो कि परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा। ध्यान दीजिए, अब क्या है, एपी वेक्टर मुझे, मैं पी पॉइंट इंट्रोड्यूस करूंगा क्योंकि लोकस लिखना है। तो एपी क्या हो जाएगा, एपी डॉट एन कैप इज इक्वल टू जीरो। इसके पहले भी वही पढ़े थे। एपी पी वेक्टर क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था, तो एपी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ भी क्या लिख रहा हूँ, एपी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। एन क्या है, ए बी क्रॉस ए सी, तो निकाल लेते हैं। ए बी है क्या, बेसिकली ए बी क्या है, तो आर टू माइनस आर वन, आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर। ए सी क्या है, तो आर थ्री माइनस आर वन वेक्टर। ए पी वेक्टर क्या है, आर माइनस आर। ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, इनके साथ क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो। ये मैं बता रहा हूँ कि फॉर्मूला कैसे आएगा। बेसिकली यहाँ तो काम हो गया। अगर जैसे ही मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया, मुझे ए बी सी पता चल गया, डी निकालना है, तो क्या करूंगा, ए बी सी रख के और किसी एक पॉइंट से पास करा देंगे। आगे क्वेश्चन दिखेंगे तो समझ में आएगा। तो हमारे पास आ गया इतना इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और इसी को हम लोग, ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ध्यान दीजिए, एक क्रॉस प्रोडक्ट, इसी को ये सॉल्व करके दिया हुआ है बुक में। जैसे ये होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। तो इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं, जैसे x माइनस एक्स वन, इससे आएगा y माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, और क्या हो जाएगा, ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री पॉइंट एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू जेड टू, थ्री वाई थ्री जेड थ्री। 3 पॉइंट से पास होता हुआ डायरेक्ट लिखा हुआ। वैसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे, ये नॉर्मल वेक्टर निकाल लेते हैं और यहाँ से लिख देते हैं इक्वेशन। ये जो इक्वेशन आया हुआ है इसी का क्या है, इसी को एक्सपेंड करके ऐसे लिखा हुआ। ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, मेरे पास है ये एक्स वाई जेड, ये मैं मान लेता हूँ पॉइंट वो है ओरिजिन पॉइंट। अगर मुझे लिखना है इस वाले प्लेन का इक्वेशन, किस वाले प्लेन का, एक्स वाई प्लेन का, तो एक्स वाई प्लेन का नॉर्मल पता होना चाहिए। और नॉर्मल क्या होगा एक्स वाई प्लेन का, जेड कैप होगा, बताइए भाई। जेड कैप डायरेक्शन, जेड कैप जेड का है, तो जेड डायरेक्शन ही तो है नॉर्मल वेक्टर, परपेंडिकुलर। तो ये हो गया के कैप। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही मुझे पता चला नॉर्मल वेक्टर क्या है, के कैप मतलब क्या है, जीरो जीरो वन है, यही तो होगा। तो नॉर्मल वेक्टर क्या, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, जीरो एक्स प्लस जीरो वाई प्लस वन जेड, और प्लस का क्या डी इज इक्वल टू जीरो, यही तो होना चाहिए ना। मैं उस फॉर्मूले से निकालना सिखा रहा हूँ। वैसे तो एक्स वाई प्लेन है तो जेड जीरो होगा, लेकिन उस फॉर्मूले का यूज करके निकालना सिखा रहा हूँ कि कैसे इसको निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये जीरो हो गया, ये जेड हुआ प्लस डी इज इक्वल टू जी, ठीक है। अब अब हमको ये पता है कि ये जीरो जीरो से पास हो रहा, तो मैंने इसको क्या किया, जीरो जीरो से पास करा दिया। तो जैसे ही जीरो जीरो से पास कराया तो डी की वैल्यू आ गई जीरो।
और डी की वैल्यू 0 आ गई तो मतलब जेड की वैल्यू 0। ऐसे ही आप इस प्लेन का, एक्स वाई प्लेन का के अलावा वाई जेड प्लेन का, जेड एक्स प्लेन का भी इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, ये आसान। आगे देखते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल फॉर्म में, जैसे हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ते थे 2 डायमेंशन में, नॉर्मल फॉर्म में क्या होता था कि परपेंडिकुलर दिया रहता था ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, तो यहाँ भी दिया है ओरिजिन से p डिस्टेंस पे है कोई प्लेन। ठीक है, और डायरेक्शन कोसाइंस दिया हुआ है, लिखा है कि इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन ऑन द प्लेन इज p एंड डायरेक्शन कोसाइंस और lm एंड देन फाइंड द इक्वेशन, देन इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगा lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p। अब l क्या है, m क्या है, n क्या है आपको पता है, ये पहले ही लेक्चर में मैंने बताया था। तो ये हो जाएगा x cos अल्फा y cos बीटा प्लस z cos गामा इज इक्वल टू p। ये दिया हुआ है, मैं यहाँ पढ़ा दे रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा से यही यूज करूंगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जी, इस फॉर्मूले का भी यूज करूंगा। ठीक है, तो दोनों, लेकिन ज्यादातर केस में क्या, मैं चाहूँ तो सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले का यूज करके, इसी फॉर्मूला नहीं, इसी फॉर्मेट का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, जैसे हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते थे 2 डायमेंशन में, इंटरसेप्ट मान लेता हूँ यहाँ से एक ए इंटरसेप्ट काट रहा, वाई पे बी इंटरसेप्ट काट रहा, तो क्या होता था एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी। अच्छा, जो कहानी 2 डायमेंशन में लाइन की होती थी वही 3 डायमेंशन में प्लेन की होती है, सिमिलर है एकदम। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ऐसे ही प्लेन का अगर एक्स एक्सिस पे मैं मान रहा हूँ कि ए इंटरसेप्ट काट रहा, वाई पे बी और जेड पे सी, तो क्या हो जाएगा प्लेन का इक्वेशन, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी 1। ऐसे ही जैसे हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू अ गिवन प्लेन, जैसे लाइन का हम लोग लिखते थे, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 कोई लाइन दिया हुआ है, तो इसका पैरेलल लाइन क्या होगा, तो उसमें स्लोप सेम होता था बताइए। तो इसमें भी क्या होगा, नॉर्मल सेम हो जाएगा। लाइन के केस में 3 डायमेंशन में क्या होता है, डायरेक्शन सेम होता है, या तो डायरेक्शन रेशियो हो या डायरेक्शन कोसाइन सेम हो जाएगा। तो वहां पे क्या लिखते थे, ए एक्स प्लस बी वाई, क्योंकि यहाँ पे स्लोप सेम करना है, और प्लस लेमडा अपने पास से इंट्रोड्यूस कर देते थे। क्यों, क्योंकि ये तो लाइन है, या तो इसके ऊपर होगा कहीं या नीचे होगा, तो वही लेमडा इसके लिए इंट्रोड्यूस करते थे हम लोग। तो यहाँ भी क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 अगर कोई प्लेन का इक्वेशन दिया है, तो इसका भी तो नॉर्मल सेम होगा, क्योंकि प्लेन निकालना है, क्या पैरेलल प्लेन निकालना है। तो क्या करेंगे, एक लेमडा इंट्रोड्यूस कर देंगे, फिर कुछ कंडीशन दिया होगा तो वहां सॉल्व कर लेंगे, आपको याद रखना। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 माइनस 2 माइनस 2। अब सिर्फ एक पॉइंट दिया हुआ है। अच्छा, एक पॉइंट से अगर मैं लाइन की बात करता हूँ, सिर्फ नॉलेज के लिए, जरूरत नहीं है इसकी, तो कितने लाइंस पास हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट मेनी लाइंस पास हो सकते हैं एक पॉइंट से। ठीक है, इसीलिए आप ध्यान दीजिए, इसीलिए एक डायरेक्शन भी फिक्स किया गया कि मैं उस लाइन को चाहता हूँ जो इस पॉइंट से तो पास होता हो, लेकिन डायरेक्शन कौन सा हो, ये वाला। अब सिर्फ एक स्पेसिफिक लाइन होगा जिसका क्या है, डायरेक्शन ये है और पॉइंट ये है। इसी तरह से किसी एक पॉइंट से पास होता हुआ कितना प्लेन है, इनफाइनाइट मेनी प्लेन्स होगा। इनफाइनाइट मेनी प्लेन्स होगा जो क्या होगा, एक ही पॉइंट से पास हो रहे होंगे। ठीक है, एक ही पॉइंट से पास हो रहा होगा। अच्छा, प्लेन जो मैं बना रहा हूँ ऐसे, ये इतना छोटा प्लेन नहीं, ये सारे इनफाइनाइट प्लेन है। ठीक है, लेकिन चूंकि समझाना है इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, उसको छोटे में बना के बताना पड़ा। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। अब ए बी सी है क्या, इसका मतलब क्या है कि इनफाइनाइट मेनी प्लेन्स होंगी, और मुझे प्लेन का इक्वेशन पूछ रहा है, एक पॉइंट से पास होना, नॉर्मल तो दिया होना चाहिए, नहीं दिया। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, एक्चुअल में तो ऐसा क्वेश्चन होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर दिया हुआ था बुक में तो मैं भी इसको बता देता हूँ कि पहले तो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया ये हमारे पास, तो यही पास होगा किससे, 3 - 2 - 2 से, तो इससे पास करा देंगे, और डी की वैल्यू निकाल लेंगे, डी की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो आ जाएगा ये हमारे पास ए एक्स माइनस 3 बी वाई प्लस 2 सी जेड प्लस 2। अब यहाँ पे फिर ए बी सी हम लिखेंगे, क्या है कि ए बी सी क्या है, नॉर्मल डायरेक्शन रेशियोज है नॉर्मल के, और तीनों क्या है, तीनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, ये ए बी सी दिया होना चाहिए लेकिन दिया नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए बी सी मान रखा है, ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है इन जनरल। तो आगे ध्यान दीजिए, डायरेक्शन रेशियोज दिया है, डायरेक्शन रेशियोज आर परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द प्लेन, यानी प्लेन पे
जो डायरेक्शन रेशियो यानी नॉर्मल दिया हुआ है ये 2 - 1 - 2 ओरिजिन से दिया हुआ है एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 12 यूनिट है। इसका मतलब क्या है कि ध्यान दीजिए कि जो भी प्लेन है, मैं इसको समझने के लिए थोड़ा छोटा सा बना रहा हूँ प्लेन, आपको रफ स्केच है। इस प्लेन का ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, जिसकी लेंथ कह रहा है 12 यूनिट है और ये भी कह रहा है कि डायरेक्शन रेशियो, इसका मतलब क्या है डायरेक्शन, और डायरेक्शन मतलब क्या है नॉर्मल का डायरेक्शन, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो नॉर्मल तो उसने दे रखा है ना, तो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो हमारे दिमाग में क्या है, अच्छा एक डायरेक्शन रेशियो दिया है तो हमारे दिमाग में आया ए बी सी, यही तो आया। और पी क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वेयर, 0 0 से कहाँ तक, इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये है 12 बीम। अब ध्यान दीजिए, हमको ये पता है कि पहले वाले ये हम लोग इसमें चलते हैं कि हमको ये इक्वेशन पता है कि इक्वेशन अगर 0 0 से डाला हुआ जो परपेंडिकुलर है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, अगर पी है तो क्या होगा, अगर डायरेक्शन को साइन पता है एल एम एन है, तो ये इक्वेशन होगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। तो हमने मान रखा है, हमने क्या लिखा, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसको मेथड 1 में बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बोला था कि सारे प्लेन्स का जो भी सोल्यूशन होगा हम लोग जनरल इक्वेशन से ही कर सकते हैं, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ उस फॉर्मेट का उसी फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं, जब नॉर्मल फॉर्म में जो इक्वेशन दिया हुआ है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी, ये मान लिया हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा। अब डायरेक्शन रेशियो दिया है तो हम लोग एल एम एन और एन निकाल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो से निकालना तो हम लोग सीखे ही हैं। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, अच्छा ए बी सी पता ही चल गया, तो एल एम एन कैसे निकालते हैं, तो एल की वैल्यू हो गई ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही एम निकाल लेंगे बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही सी निकाल लेंगे, कैलकुलेट करने के बाद आया 2/3 -1/3 -2/3। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब जैसे ही एल एम एन आ गया तो हम क्या करेंगे, यहीं एल एम एन की वैल्यू रख देंगे, और पी भी हमको पता ही है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 12 यूनिट है। तो ये हो गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ गया एक प्लेन का इक्वेशन। अब ध्यान दीजिए आगे, ये ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि ये जो जनरल इक्वेशन है क्या इससे भी आ जाएगा, या वैसे ही बस इसी फॉर्मूले को याद रखा हो। तो हम लोग हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, एक दिया हुआ है कि ए बी सी दिया हुआ है। अब हमको पता है, वी नो दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। जब ए बी सी पता है तो इसमें रख देते हैं। हमको क्या करना है, डी की वैल्यू फाइंड करनी है, और डी की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या कंडीशन लगाते हैं कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन इज 12। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग किसी लाइन पे, जैसे एक लाइन गिवन है और इस कोई सी पॉइंट द्वारा इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग निकालते थे क्या, जैसे एक पॉइंट है x1 y1 और लाइन का इक्वेशन है क्या बताइए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये है। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता था लाइन के केस में वो क्या आता था, मॉड ऑफ, क्यों मॉड, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हमको पॉजिटिव ही लेना है, ए एक्स वन बी वाई वन, इसी पॉइंट को क्या करते थे, एक्स वन वाई वन को उठा के यहीं पे रख देते, प्लस सी डिवाइडेड बाई क्या, अंडर रूट में क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो रखते थे। तो सिमिलर केस है प्लेन के लिए भी, ऐसे ही क्या है, जैसे अगर मैं मान लेता हूँ कि एक्स वाई जेड, एक्स वन वाई वन जेड वन अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है और प्लेन का इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर की लेंथ होगी तो क्या हो जाएगा, इसी पॉइंट को उठा के इसी में रख देंगे, ए एक्स वन मॉड लगा देंगे, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी का मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, सिमिलर केस है, जैसे 2 डायमेंशन में लाइन का होता था वैसे वही काम 3 डायमेंशन में प्लेन का। अब इधर ध्यान दीजिए, जो फॉर्मूले मतलब अप्लीकेबल होते थे 2 डायमेंशन में, अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हो गया हमारे पास प्लेन का इक्वेशन, डी ही तो निकालना है। अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दिया है 12 यूनिट, कहाँ से, 0 0, तो 0 0 उठा के क्या करेंगे, इसी में रख देंगे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस 0 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस डी का मॉडुलस डिवाइडेड बाई क्या, अंडर रूट में जो कॉफिशिएंट्स हैं एक्स वाई जेड के उनके स्क्वायर्स का सम। तो हमारे पास क्या पता चला कि मॉडुलस ऑफ डी डिवाइडेड बाई 9 अंडर रूट में, तो ये हो गया मॉडुलस ऑफ डी डिवाइडेड बाई 3। तो हमारे पास ये भी पता है ना, पी की वैल्यू 12 है, तो डी बाई मॉडुलस ऑफ डी डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा, 12। तो डी की दो वैल्यू आ गई, मॉड डी की वैल्यू आ गई 36, इसका मतलब या तो डी 36 है
या डी -36 है। अब ध्यान देने वाली बात है कि कौन सा सही है। तो एक बार डी की वैल्यू +30 ले लेंगे, एक बार -30 ले लेंगे, कौन सा सही है? दोनों ही केस में सही है। ध्यान दीजिए, पहले वाले केस में सिर्फ एक ही आंसर आया था, ये वाला। दूसरे वाले में 2 आंसर आ रहे हैं। कौन सा सही है? दोनों सही है, ठीक है। ऐसा इसलिए हो रहा है, जैसे अगर मैं मान लूँ कि एक प्लेन है, इधर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक प्लेन है एक्स, वाई, ज़ेड, हमने ऐसे ड्रॉ किया। अब हमने ये 0 ओरिजिन से इस पे पुट अ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। या ऐसा ये भी तो हो सकता है कि इसके ठीक अपोजिट में एक प्लेन है, उसका भी तो इक्वेशन, उसका भी तो पुट अ परपेंडिकुलर 12 यूनिट हो सकता है। और डायरेक्शन क्या है? सेम है। डायरेक्शन क्या है? दोनों प्लेन क्या है? पैरेलल्स हैं। इसके पैरेलल जस्ट इसके पीछे भी तो एक प्लेन हो सकता है, जिसका डायरेक्शन क्या है? सेम है। लेकिन क्या है? 0, 0 से ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हो? 36 ही हो, या 12 ही हो। ऐसा पॉसिबल है, इसलिए 2 आंसर आ रहा है। दोनों सही है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। अब मैंने इसको सॉल्व करने की टेक्निक सिखा रखी है। एक तो फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। तो मेथड 1 हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल वेक्टर हमको क्या चाहिए? एक पॉइंट और एक नॉर्मल वेक्टर। हमको 3 पॉइंट मिल गया तो क्या करूँ? 3 पॉइंट मैं लोकेट कर दिया, ठीक है? और किसी पॉइंट से क्या करते हैं? एक पॉइंट से 2 पॉइंट को मिला लेते हैं और इससे वेक्टर निकाल लेते हैं। और जैसे ही ये 2 वेक्टर प्लेन में हुए, इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? नॉर्मल दे देगा। तो हमने क्या किया? ए को बी से और ए को सी से मिला दिया, ए बी क्रॉस ए सी ले लिया। अब ये जो आया वो क्या होगा? नॉर्मल टू दिस प्लेन होगा। और जैसे ही नॉर्मल टू दिस प्लेन निकला, ये ध्यान दीजिएगा, ए बी क्रॉस ए सी निकालना, ए बी क्या होगा? वेक्टर। तो कैसे निकालते हैं? एक में से एक को माइनस कर दिया, 0, 2 माइनस 1 -1, ए 1 हो जाएगा। 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। सी ए सी वेक्टर कैसे निकालेंगे? -2 में से 1 माइनस कर देंगे तो -3, 2 में से 1 माइनस कर देंगे 1, -1 में से 0 माइनस कर देंगे तो -1। तो ये हो गया ए बी, ये हो गया ए सी। अब देखिए, वेक्टर एन आ गया हमारे पास, ए बी क्रॉस ए सी। इसको निकालने का टेक्निक आपको पता है, आई जे के कैप 0 1। इशू ए बी वेक्टर को लिख दिया मैंने, ए सी वेक्टर को यहाँ लिख दिया। सॉल्व कर लेंगे, एन कैप एन वेक्टर आ गया ये, ठीक है। जैसे ही एन वेक्टर आया, मुझे क्या पता चला कि जो इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, इसमें क्या पता चला मुझे? कि ए बी सी की वैल्यू पता चल गई। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख सकते हैं ना? इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा? -2 -3 प्लस 3z प्लस डी इक्वल टू 0। अब डी की वैल्यू निकालनी है, और डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी एक पॉइंट से पास करा देते हैं। तो हम पॉइंट ए से पास करा रहे हैं, आप मर्जी तो पॉइंट बी से पास करा दीजिएगा। तो पॉइंट ए से क्या होगा? ये प्लेन पास करेगा, तो पॉइंट ए से पास करा देंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी। जैसे 2 इंटू 1 -3 इंटू 1 और जेड इंटू 3 इंटू 0 प्लस डी इक्वल टू 0, तो डी की वैल्यू आ गई 5। और ऐसे ही हमारा इक्वेशन आ जाएगा, क्योंकि डी की वैल्यू उठा के हमें क्या रखना है? इसी वाले इक्वेशन 1 में रखना है। तो ये हमारे पास आंसर है। मेथड 2 क्या है कि जो फॉर्मूला दिया हुआ था उसको एज इट इज रख लेंगे, इसी में x1 y1 x2 y2 x2 y2 और x1 y1 z1, ये सारा x2 y2 z2 और x3 y3 z3 की वैल्यू रख देंगे। इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे सॉल्व करके बताने की जरूरत है, क्योंकि डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता होगा। ये दूसरा टॉपिक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू पास प्लेन पासेस फ्रॉम द पॉइंट 1 1 4 -2, और प्लेन दिया है कि पैरेलल है इसके। अब जैसे ये कहा कि इसके पैरेलल, इसका मतलब क्या है? कि जो इसका एक्स वाई जेड का कॉफिशिएंट है, जो नॉर्मल वेक्टर इसका है, इसके पैरेलल प्लेन का भी नॉर्मल वेक्टर वही होगा। तो इतना तो लिखना ही लिखना है। और प्लस लेमडा इंट्रोड्यूस कर देते हैं इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? कि जो प्लेन होगा, अगर ये प्लेन है, इसके पैरेलल किसी प्लेन का इक्वेशन लिख रहे हैं हम लोग, तो या तो ऊपर कहीं होगा या नीचे कहीं होगा, ठीक है, या इसी प्लेन पे कॉन्साइड कर रहा होगा, ठीक है। तो या तो ऊपर अगर है तो नॉर्मल तो सेम होगा, तो इतना तो सेम आना है। इसके किसी भी पैरेलल प्लेन का इक्वेशन लिख रहा है, तो सिर्फ क्या है? डिस्टेंस बदल जाएगी लेमडा। तो लेमडा इंट्रोड्यूस कर दिया इज इक्वल टू 0। अब सिंस प्लेन 1 पासेस थ्रू, इसका मतलब क्या? ये पॉइंट दिया हुआ कि इससे पास करी, तो लेमडा निकाल लेंगे। और लेमडा की वैल्यू आ गई -8, -8 उठा के यहाँ रख दिए, सॉल्व कर हमारे पास प्लेन का इक्वेशन आ गया, ठीक है। पैरेलल प्लेन का इक्वेशन आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूट अ परपेंडिकुलर एक पॉइंट से ड्रॉ किया जा रहा है किसी प्लेन पे, जो कि है 6 4 -3। अभी निकालना हम लोग नहीं सीखेंगे, ये निकाल के रखा हुआ है कि फूट अ परपेंडिकुलर है कितना, 6 4 -3।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब जैसे ही पता चला कि ये पॉइंट से यहाँ पे पुट अ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो आप इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? 6 में से 1 माइनस कर देंगे, 4 में से 2 माइनस कर देंगे, -3 -1 कर देंगे, -4 आ जाएगा। तो ये आ गया डायरेक्शन रेशियो किसका? नॉर्मल का। किसके? इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो आ गया। और जैसे ही डायरेक्शन पता चल गया डायरेक्शन नॉर्मल का, क्या हो जाएगा? इसी से कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई 5x + 2y - 4z + d इंट्रोड्यूस की। d तो था ही, इज इक्वल टू 0। अब हमें d चाहिए। तो अब ध्यान रखिए ये प्लेन पास हो रहा है किससे? 6 4 -3 से, क्योंकि यही तो पूरा परपेंडिकुलर। तो इससे पास करा देंगे, d की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू उठा के इसी में रख देंगे, हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, find the length of perpendicular drawn from the point 2 3 1 on the plane 2x plus 6y minus 3z plus 18 is equal to 0। तो हमको ये पता है, अभी मैं बताया था कि अगर किसी पॉइंट x1 y1 z1 से किसी प्लेन x ax plus by plus cz plus d is equal to 0 पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो जो लेंथ ऑफ पूरा परपेंडिकुलर आता है वो क्या है? मॉडुलस मॉड ऑफ ax1 + by1 + cz1 + d डिवाइडेड बाय क्या? अंडर रूट में a स्क्वायर + b स्क्वायर c स्क्वायर। तो यही क्या करेंगे, इस पॉइंट को क्या करेंगे, इसे में उठा के रख देंगे और डिस्टेंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन। अब देखिए ध्यान से, एक प्लेन दिया हुआ पाई 1 क्या है? स्टैंडर्ड नोटेशन है प्लेन का। L1 क्या है? लाइन का स्टैंडर्ड नोटेशन। पाई 1 क्या है? प्लेन का स्टैंडर्ड नोटेशन। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पाई 1 एक प्लेन है जिसका इक्वेशन दिया x + by + cz + d1 = 0। y2 एक प्लेन है जिसका इतना पोर्शन तो इसका भी सेम है, यानी ये दोनों का नॉर्मल सेम है। नॉर्मल सेम है मतलब क्या है? ये एक दूसरे के पैरेलल है। d1 d2 हो गया इज इक्वल टू 0। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस आता है वो क्या आएगा? ये फॉर्मूला होता है जैसे लाइन के केस में होता था, d2 - d1 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय अंडर रूट में a स्क्वायर + b स्क्वायर + c। ठीक है, लाइन के केस में भी ऐसा ही आता था। जैसे दो लाइन दी हुई रहती थी, ax + by + c1 क्यों? इसके पैरेलल दूसरी लाइन होती थी ax + by + c1 = 0। दूसरा इसके पैरेलल है ax + by, इतना तो होगा क्योंकि स्लोप सेम होता था, प्लस c2 = 0। स्लोप मतलब यहाँ भी डायरेक्शन से ही मतलब था कि डायरेक्शन दोनों का सेम था। तो इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता था वो कितना आता था? c1 - c2 या c2 - c1, किसी में से एक को माइनस कर देंगे डिवाइडेड बाय क्या? a स्क्वायर + b स्क्वायर, यही आता था। तो इस केस में भी पैरेलल प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस ये आता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। तो हमको ये पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। इतना पोर्शन तो सेम ही है क्योंकि इनका नॉर्मल वेक्टर क्या है? सेम है, बताइए। अब जैसे अगर मान लेता हूँ मैं कि ये ऐसे लिख करके, ये ऐसे ना लिख करके ऐसे दिया होता 3x - 2y + 6z माइनस का यहाँ पे 10 = 0 एक प्लेन दिया होता और दूसरा दिया होता, जैसे दूसरा दिया होता 6x माइनस का 4, ये 2y है, ध्यान दीजिएगा, ये 4y प्लस का 12z और माइनस का 26 = 0। और कहता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालिए। तो क्या ये दोनों प्लेन पैरेलल्स हैं? हाँ, ये दोनों प्लेन पैरेलल हैं। पैरेलल होने का कंडीशन अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, वो पढ़ाऊंगा मैं जब एंगल बिटवीन द प्लेन्स निकालेंगे। वैसे भी ध्यान रखिए, अगर ये पैरेलल होंगी तो क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल सेम हो जाएगा। तो इसमें मैंने क्या किया, इसी वाले में क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस वाले जो दूसरा वाला प्लेन पैरेलल है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो भी तो ये पैरेलल ही होगा। इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो यही वाला प्लेन मिल जाएगा। ठीक है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला प्लेन मिल जाएगा अल्टीमेटली। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये 3 अगर इसका दिया हुआ है पहला कंपोनेंट नॉर्मल का, तो इसका भी 3 बनाएंगे। तो इसमें 2 से डिवाइड कर लेंगे। ये जब सारा सेम हो जाएगा उसके बाद से ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये नहीं कि पहले वाले में 3 - 2 और 6 है और दूसरे वाले में 6 - 4 12 है, बस 26 में से माइनस कर दिया 10 और डिवाइडेड बाई पहले वाले का रख दिया, ये इस पर गलत हो जाएगा। तो इस वाले केस में क्या आ जाएगा, पी कैलकुलेट करते हैं क्या आ जाएगा। इस वाले केस में देखिए दोनों का ये जो पोर्शन है, जो नॉर्मल का डायरेक्शन वाला पोर्शन है वो सेम है। तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ किसी एक में से -13 में से 10 घटाइए, 10 में से -13, तो -13 ऑफ -10 डिवाइडेड बाई क्या? अंडर रूट में जो भी कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। तो कितना आ जाएगा, ऊपर कितना आया 13 + 10,
तो आ गया 3, तो ये प्लस कर लेंगे क्योंकि ये मॉडुलस लगा। नीचे कितना? 7, यही तो होगा। भाई ये 49 होगा, 49 का कितना हो जाता है? 7। ठीक है, अंडर रूट 49 का 7 हो जाएगा। आई बात समझ में? अब बस इतना ही था आज के लिए। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में कि क्या आगे कर सकते हैं हम लोग। तब तक धन्यवाद देखने के लिए।